हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम आपका हमारी यूट्यूब क्लासेस एनालिसिस विद रेनू में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ आज, और मिडवल हिस्ट्री के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। और मिडवल हिस्ट्री में भी आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में जानने वाले हैं। तो कैसे हमारे देश के अंदर मोहम्मद गोरी नाम का एक क्या है, एक व्यक्ति कैसे ज्यादा हमारे देश को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जो आज तक भी हमारे ऊपर क्या है ये असर है। मैं किस चीज के बारे में बातें कर रही हूँ, मैं अब ये मतलब एक तरह से अलग से धर्म के बारे में बातें कर रही हूँ, जो आज हम मुसलमान धर्म अपने देश के अंदर देखते हैं। तो उसकी नींव डालने का काम हमारे मोहम्मद गोरी ने ही किया था। तो उस मोहम्मद गोरी के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। तो ये हमारे देश के अंदर कैसे मतलब एक तरह से अलग से नींव रखेगा। माना जाता है कि ये हमारा क्या है, ये तुर्की आक्रमणकारी है। इससे पहले अरबी आक्रमणकारी हमारे देश के ऊपर 17 बार क्या करेगा, आक्रमण करेगा, और वो क्लास मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए यूजफुल है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। मतलब चैनल को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो मोहम्मद गोरी क्या था? एक तुर्की आक्रमणकारी था। क्या था ये? तुर्की आक्रमणकारी था, जो हमारे यहाँ के हमारे देश के ऊपर क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। तुर्की देश से आया हुआ था, और ये 1173 में, देखो जो हमारा गजनवी था, मैंने आपको बताया जो भी अफगानिस्तान के अंदर क्या था, एक गजनी नाम का एक साम्राज्य है। तो जो गजनी आएगा तो 17 बार हमारे ऊपर क्या करेगा, वो आक्रमण करेगा। तो उसी के देश के पास ही, मतलब उसी के साम्राज्य के आसपास ही एक छोटा सा, मतलब एक गौर नाम का भी एक अलग से साम्राज्य क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। जब गजनी की क्या हो जाती है, जब मृत्यु हो जाती है, तो आसपास वाला सारा एरिया क्या हो जाता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो उसमें से भी क्या है, एक गौर नाम का क्या है, एक अलग से साम्राज्य अपने आप को घोषित कर लेता है, और वहां का राजा शहाबुद्दीन महमूद गौरी होता है, और वहां के गौरी होता है इसका नाम। और यहाँ के जो राज्य है, ये जो साम्राज्य है, इसको भी क्या रख देगा, ये गौर यहाँ का राज्य, मतलब एक तरह से नाम रख दिया जाएगा। और 1171 में ये अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देगा, स्वतंत्र शासक घोषित करेगा। इनके दे मतलब अब हमें क्या देखने को मिलेगा, अलग से इनके नाम देखने को मिलेंगे। हम अपने लैंग्वेज में राजा बोलते हैं तो ये सुल्तान बोलते हैं, और हम अपने लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हम राज्य बोलेंगे तो ये सल्तनत बोलेंगे। तो ये हमें ऐसे ही मतलब हमारे देश के ऊपर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर एक तरीके से क्या डालेंगे, अब ये इफेक्ट डालेंगे, और अलग अलग शब्दों से भी हमारी क्या होगी, हमारी जानकारी देखने को हमें मिलेगी। तो मोहम्मद गोरी गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। मतलब पहले तो ये गजनी के अधीन था, लेकिन बाद में जब गजनी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1027 में, तो उसके बाद ये अपने आप को क्या कर देंगे, ये अलग स्वतंत्र घोषित कर देंगे। यहाँ के जो छोटे छोटे राजा हो जाते हैं आसपास के, तो उनमें से ही क्या है, एक गौर साम्राज्य क्या करेगा, ज्यादा ज्यादा ही मतलब एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके और अपने ऊपर काम करेगा। तो वहीं से एक शहाबुद्दीन महमूद गौरी आएगा, और का क्या है, ये शासक बन जाता है। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था, मुल्तान वाले इलाके में। मुल्तान हमारा क्या है, ये पाकिस्तान के साथ लगता हुआ आधा पाकिस्तान के अंदर चला गया है, और आधा हमारे क्या है, ये भारत वाले इलाके में आ गया है, जहां से हमारी मुल्तानी मिट्टी आती है। तो वही हमारा क्या है, ये मुल्तान है। 1173 में ये बना है, 1175 में हमारे देश के ऊपर आके ये आक्रमण भी कर देगा। मतलब 2 साल में अपने आप के ऊपर इतना काम करेगा कि दूसरे देशों के ऊपर जाके क्या कर सके, ये व्यक्ति आक्रमण कर सके। और मुल्तान के ऊपर, हमारे यहाँ के मुल्तान वाले एरिया के ऊपर जितने भी राजा थे, इनके ऊपर क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। अब मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण, उसके बाद ये क्या करेगा, ये 3 साल बाद फिर से हमारे देश के अंदर आएगा, और दूसरा आक्रमण करेगा करेगा पाटन के अंदर। पाटन मतलब क्या है, ये जो गुजरात वाला इलाका है। अब देखो क्या है, ये गोरी, ये जो मोहम्मद गजनवी है, जो 17 बार आक्रमण करेगा, ये हमारे यहाँ पर क्या करेगा, ये इंडिया के अंदर आएगा, और ये पाकिस्तान से होता हुआ ही पूरे मतलब पथरीले इलाके से, पहाड़ों से निकलता हुआ हमारे यहाँ पर आएगा, पंजाब वाले इलाके से हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन ये जो गोरी है, ये क्या करेगा, ये जो गोरी है, ये सोचेगा, अभी तो जो ये गौर राजा का शहाबुद्दीन महमूद गोरी है, ये क्या सोचेगा कि वो क्या गया है, उस इलाके से गया है, तो उसको काफी बार क्या है,
यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं ये क्या हो गए, काफी ज्यादा बलवान हो गए हैं, लेकिन इधर वाले इलाके से तो कोई भी नहीं गया है। जो समुद्री इलाका है तो क्यों ना मैं समुद्र वाले इलाके से क्या करूं, आक्रमण करूं। तो ये मोहम्मद गोरी जो भी एक दूसरा व्यक्ति आएगा, मोहम्मद गोरी, वे दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ है। यह भारत के शासक भीम सेकंड ने गोरी को पूरी तरह से क्या किया दिया, पराजित कर दिया। देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे समुद्री इलाके से गुजरात वाले इलाके में ये आएगा। गुजरात के अंदर भीम सेकंड का क्या चला हुआ था, साम्राज्य, मतलब भीम सेकंड का क्या था, यहाँ पर हमारा यहाँ पर राजा था भीम सेकंड। और ये माना जाता है हमारे पृथ्वीराज चौहान के ही समकालीन ये राजा माना जाता है भीम सेकंड। इसके साथ क्या हो जाता है, इसकी मुठभेड़ हो जाती है। भाई यहाँ पर कोई भी विदेश आक्रमणकारी आएगा तो ये तो क्या करेगा, ये यहाँ का जो एरिया है और यहाँ का जो हमारा गुजरात वाला एरिया है ना, यहाँ का पहाड़ी वाला इलाका है, और यहाँ की पहाड़ी के बारे में किसको पता है, यहाँ के राजा को ही पता है। तो उस वाले इलाके में ज्यादा ही माना जाता है कि इसकी बुरी तरह से हार हुई थी। क्यों? क्योंकि इस राजा को यहाँ की जगह का ज्यादा पता है। तो यहाँ की जगह का फायदा उठाते हुए, इन पहाड़ों का फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या किया था, इसको बुरी तरह पछाड़ने का काम किया था। और ये फिर से क्या है, ये भाग गया था अपने गौड़ देश के अंदर। फिर क्या क्या है, ये दोबारा भाग गया था। उसके बाद माना जाता है हमारे ऊपर जो सफल आक्रमण है 1191 में के अंदर करेगा, 1191 के अंदर, 1191 में ये फिर से क्या आएगा, ये समुद्री इलाके से ना आके हमारे ऊपर, जहां से गजनवी आता था तो वहीं से पाकिस्तान वाले इलाके से, पाकिस्तान से होता हुआ, हमारे पंजाब से होता हुआ क्या आएगा, हमारे हरियाणा के अंदर क्या करेगा, हरियाणा के अंदर करनाल वाले इलाके में तराइन नाम का क्या है, एक स्थान है, और वहीं पर क्या करेगा, ये अपना बसेरा डालेगा। और यहाँ पर हमारे दिल्ली के अंदर कौन बैठा हुआ है, मोहम्मद, यहाँ पर देखो करनाल के अंदर कौन आ गया, मोहम्मद गोरी आ गया अपनी सेना को लेकर 1191 में। अब यहाँ पर हमारा दिल्ली के अंदर पृथ्वीराज चौहान बैठा है, जो एक नौजवान और बिल्कुल बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान राजा हमने क्या कर रखा था, अपने देश का यहाँ पर घोषित कर रखा था। और जो ये हमारा मोहम्मद गोरी है, काफी ज्यादा बलवान माना जाता है, क्योंकि ये पूरे राजस्थान वाले इलाके के ऊपर और क्या है, इसके आसपास वाले सारे यूपी वगैरह सारे इलाके को इसने क्या कर रखा था, इसने जीत रखा था। तो इसी वजह से माना जाता है काफी ज्यादा बलवान था। तो ये क्या करेगा, अब इसके साथ लड़ने का काम करेगा। तो ये भी अपनी सेना को लेकर क्या पहुंच जाता है, तराइन वाले स्थान पर पहुंच जाता है, और यहाँ पर गोरी को बुरी तरह से क्या कर देता है, ये हरा देता है। किसको, गोरी को बुरी तरह से हरा देगा। और गोरी को हरा तो देगा, लेकिन इसके अंदर क्या आ जाएगी, दया आ जाएगी हमारे पृथ्वीराज चौहान के अंदर। इसको बिल्कुल, मतलब गौरी को बिल्कुल ही इज्जत के साथ क्या करता है, ये विदा करता है यहाँ से एक राजा की तरह। लेकिन ये मान जाता है क्या, इस चीज की बेइज्जती, क्या मान जाता है, ये बेइज्जती मान जाता है। और बेइज्जती मानने के बाद जब ये अपने देश जाएगा तो वहां जाके 1 साल की पूरी प्रैक्टिस करेगा। और ये इतनी ज्यादा बेइज्जती मान जाता है कि ये क्या करेगा, कुछ महीनों तो माना जाता है कि अपने कमरे से ही बाहर नहीं आया था, कि मैं इतना ज्यादा बेइज्जत कर दिया गया हूं, या तो मुझे क्या कर देता, मार ही देता, या फिर क्या है, मुझे छोड़ना नहीं था। तो ये क्या है, ये बेइज्जती मानते हुए 1192 में दोबारा से हमारे ऊपर क्या करेगा, ये आक्रमण करेगा। और 1192 में जो ये आक्रमण करेगा तो ये टारगेट के साथ क्या कर रहा है, आक्रमण करेगा। अब बात कर लेते हैं अपने दिल्ली के अंदर क्या चला हुआ है। तो दिल्ली के अंदर हमारे गढ़वाल वाले राजा, गढ़वाल वाला कौन सा क्षेत्र है, हमारे हमारे जो भी उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, तो ये गढ़वाल वाला क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ का राजा था एक जयचंद्र। तो जयचंद्र क्या करेगा, जयचंद्र हमारे गौरी का क्या, हमारे यहाँ के पृथ्वीराज चौहान का क्या बन जाएगा, ये दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद्र की बेटी सहयोगिता के साथ क्या कर लेगा, विवाह कर लेगा। और किसकी मर्जी के बिना, जयचंद्र की मर्जी के बिना। तो ऑटोमेटिक ही क्या बन जाता है, ये ससुर जी ना होके एक तरह से दुश्मन बन जाता है, ये किसका, हमारे पृथ्वीराज चौहान का। तो ये क्या करेगा, ये 1192 में थोड़ा सा स्पीड दबाव देगा किसके ऊपर, गौरी के ऊपर, और कहेगा जल्दी से आ जाओ और तुम क्या करो, यहाँ पर आकर इस नए राजा को क्या करो, इसको खत्म करने का काम करो, जो यहाँ के सारे साम्राज्य के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये जयचंद्र ने क्या किया था, ये गद्दारी की थी हमारे देश के साथ, और काफी ज्यादा हमारे देश को क्या करना पड़ा है, आज तक भुगतान इसका करना पड़ रहा है।
ठीक है, तो ये 1191 हो जाएगा और ये क्या है हमारा 1192। अब क्या करेगा ये गौर से चलता हुआ हमारे यहाँ पर आ रहा है, फिर से तराइन वाले हरियाणा के करनाल वाले क्षेत्र के अंदर, हरियाणा के करनाल वाले क्षेत्र के अंदर आके फिर से अपना बसेरा डालेगा। यहाँ से हमारा दिल्ली का राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, वो अपनी सेना को से लेकर आएगा और दोनों की क्या हो जाती है, भीषण लड़ाई हो जाती है। और फिर ऐसे ही लड़ाई के अंदर हमारे यहाँ मतलब बिल्कुल हमारे यहाँ का राजा बिल्कुल जीत जाता है और रात में क्या हो जाती है, इनकी संधि हो जाती है। और क्या हो जाती है, इनकी संधि हो जाती है और गौरी की पृथ्वीराज चौहान की संधि होने के कारण ही ये युद्ध विराम कर दिया जाता है रात को। लेकिन माना जाता है जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे वो बेचिंतित होकर यहाँ पे पूरी सेना सो जाती है और रात को ही इनकी सेना के द्वारा, गौरी की सेना के द्वारा हमारी पूरी सेना को काट दिया जाता है सोते वक्त ही। तो ये ऐसे करके क्या है, ये जीत जाते हैं और जो थोड़ी बहुत सेना बची हुई थी बाद में गौरी हमारे पृथ्वीराज चौहान को क्या बना दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। और इनके एक कवि थे चंद्रबरदाई को भी बंदी बना लिया जाता है और चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा जाता है कि मुझे और मेरे राजा को क्या ले जाते हैं, ये अपने देश गौर ले जाते हैं और गौर ले जाकर हमसे इच्छा मृत्यु का क्या मांगते हैं। मतलब एक तरह से जब इंसान की मृत्यु की जाती है, जब उसको खत्म किया जाता है तो एक एक इच्छा लास्ट मांगी जाती है। तो ऐसे ही गौरी पूछता है हमारे पृथ्वीराज चौहान से, तुम्हारी क्या है लास्ट इच्छा क्या है, क्योंकि अब मैं तुम्हें मृत्यु के घाट उतारने वाला हूँ। तो माना जाता है कि जो अभी चंद्रबरदाई था उसने अपने राजा की क्या की, प्रशंसा की। और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंट दी कि जो ये राजा है, जो ये गौरी है, ये कितनी दूरी पे बैठा है। और उतने ही उसने टारगेट से क्या चला दिया, इसके ऊपर तीर चला दिया हमारे यहाँ के पृथ्वीराज चौहान ने। और गौरी की क्या हो जाती है, सिंहासन पर ही मृत्यु हो जाती है और ये क्या है, फिर से अपने देश आ जाते हैं। लेकिन हमारी हिस्ट्री के अंदर फिर से हमारे पृथ्वीराज चौहान का कोई भी चैप्टर हम नहीं पढ़ते तो इनका जो भी तथ्य है हम क्या मानते हैं, एक तरह से ये झूठ मानने का काम करते हैं। इनको माना जाता है कि मैदान के अंदर ही इनकी मृत्यु कर दी गई थी। इनके आंख में माना जाता है तीर लग गया था और इनकी मृत्यु तुरंत ही क्या है, कर दी गई थी गौरी के द्वारा। और यहाँ का पूरा शासन ही किसके ने संभाला, फिर गौरी ने संभाला। लेकिन एक मुसीबत क्या है गौरी के सामने अब आएगी, क्या क्यों, क्योंकि गौरी के कोई भी संतान नहीं है। अब गौरी का संतान नहीं है तो वो क्या करेगा, इतने बड़े साम्राज्य है, क्योंकि देखो कितना बड़ा साम्राज्य हमारा यहाँ का ही, इंडिया का ही इतना बड़ा है और ये गौर वाले क्षेत्र से आया है तो पूरा पाकिस्तान होता हुआ ये पाकिस्तान वाला इलाका भी और पूरा उत्तर भारत है जो ये हमारा क्या करेगा, ये खाली पड़ा है। तो ये क्या करेगा, ये इतने बड़े साम्राज्य का क्या करेगा। तो इसके अंदर विचार आता है कितने बड़े साम्राज्य का मैं क्या करूं। तो इसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन ये क्या लेता था, ये गुलाम खरीदता था, बहुत बड़ी संख्या में ये क्या रखता था, दास रखता था। तो दास रखता था तो ये अपने दासों को ही क्या बांटेगा, ये सारी चीजें अपने यहाँ की सारी चीजें बांटने का काम करेगा। तो ये क्या है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अपने सल्तनत काल 1206 से 1526 तक। मतलब क्या है, देखो सल्तनत मतलब क्या है, ये एक तुर्की भाषा का क्या देखने को मिला, हमें शब्द देखने को मिला। तो उत्तर भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हो गई, हमारे मोहम्मद गौरी ने क्या किया, यहाँ पर तुर्की सत्ता की स्थापना कर दी। इसके कोई भी क्या नहीं थी, संतान नहीं थी, वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ क्या लेके आता था, दास लेकर आया था। ये मैंने बताया आपको पहले के टाइम में क्या होता था, बहुत बड़ी संख्या में दासों का मेला लगता था और जो भी रसोबुखार होते थे, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसे होते थे, वो इन दासों को खरीदते थे। छोटे छोटे बच्चों को बाजारों में बेच दिया जाता था और जो भी इनके सही दाम लगा था उनको ये बेच कर फिर क्या करते थे, उनको अपने अनुसार उनको स्किल सिखाते और अपने अनुसार मतलब अपनी सेवा के लिए उनको तैयार करते थे कि पूरी उम्र ये मेरी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो ऐसे ही इसने बहुत सारे दासों को खरीद रखा था और अपनी सेवा में इसने लगा रखा था। तो मेन दास थे जो इसके 4 दास माने जाते हैं और ये 4 दासों के अंदर अपनी पूरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, अब भारत की, अफगानिस्तान की, गौर की, काबुल की, क्या है हमारी ये सारी लाहौर की, सारी की सारी जो भी हमारी प्रॉपर्टी है इनको बांटने का काम करेगा। तो ये इसने क्या किया था, संतान तो थी नहीं तो अपने स्लेव को ही इसने क्या की थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी बांटने का काम किया था और हमारे यहाँ पर तुर्की सत्ता की इसने
स्थापना की थी, जिसे उसने अपने अधिकारों के रूप में भी क्या किया था, नियुक्त किया था। ये बात आ गई ना? ठीक है, अब है 1206 में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु हो जाती है। 1206 में इसको क्या हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है और ये क्या हो जाता है, ये मृत्यु हो जाती है इसकी। इसका सबसे बड़ा जो सबसे चहेता स्लेव था, मतलब जो दास था, गुलाम था, वो क्या था, हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसने सबसे ज्यादा बहुमूल्य जो भी जंग है थी, इसको लाहौर वाला स्थान इसने दे दिया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये थोड़ा सा क्या था, मतलब इसने इस जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये छोटा सा बच्चा था, जब इसको खरीद के लाया गया था, तो इसको काजी के पास इसने क्या किया था, मोहम्मद गोरी ने छोड़ा था। तो काजी के पास छोड़ा था, तो ये धार्मिक रूप से थोड़ा सा क्या था, एक तरह से ज्यादा ही एक्टिव था धार्मिक रूप से। तो इसको जो भी कुतवा वगैरह होता है इनका, और जो भी इनकी मतलब एक तरह से जो भी इनकी पढ़ाई होती है, तो वो सारी चीजें इसको मुंह जबानी क्या थी, एक तरह से याद थी। और ये क्या है, उस चीज को, उन चीजों को ये बोल बोल कर, गा गा कर क्या है, लोगों को सुनाता था। तो ये काफी ज्यादा क्या माना जाता है, ये मतलब एक तरह से थोड़ा सा धार्मिक माना जाता है। और ये क्या था, थोड़ा सा डरपोक भी था। और इसने दिल्ली के दिया था, इसको दिल्ली वाला स्थान था, लेकिन इसने दिल्ली में शासन ना करके लाहौर के अंदर, लाहौर से ही अपने ऊपर दिल्ली के ऊपर क्या किया था, इसने शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लाहौर से क्या किया था, इसने दिल्ली के ऊपर शासन किया था, मतलब दिल्ली का भी यही हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक ही यहाँ का शासक माना जाता है। तो 1206 में मोहम्मद गोरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की थी। मतलब ये यहाँ के नागरिकों ने बोला था इसको, वैसे बोला ऐसा ऐसा नहीं था, ये मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया था, इसको यहाँ पर एक तरह से यहाँ की सत्ता इसको दे दी थी। अब 1206 से 1290 तक हम क्या मानते हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर, ये जो टाइम पीरियड हमारा 1206 से 1290 तक, जो मध्य दिल्ली है, जो मतलब दिल्ली वाला क्षेत्र है हमारा, गुलाम वंश की और मामलुक वंश की यहाँ पर स्थापना हो गई थी। मामलुक वंश क्या होता है, मामलुक जो भी एक शब्द है वो माना जाता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई जो भी दास है, मतलब मामलुक, इसको स्लेव भी बोला जाता है, इसको ही गुलाम ही बोला जाता है। ठीक है, तो गुलाम वंश की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी हमारे यहाँ पर। कुछ क्योंकि क्यों जितने भी शासक करेंगे, हम यहाँ हमारे यहाँ पर जितने भी शासक बनेंगे, तो सारे के सारे क्या बनेंगे, अब गुलाम बनेंगे। तो इसी वजह से गुलाम वंश ही यहाँ पर स्थापित हो गया था। तो गुलाम वंश या मामलुक वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतबी और इल्तुतमिश ने शमशी और बलवन ने बलवनी राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शासन चलाए थे, मतलब एक तरह से इनका राजवंश था। जैसे हमारा चौहान का अलग हो जाता है, जैसे पल्लव हमने अलग पढ़े थे, तो ये सारी चीजें हमारे क्या थे, ये अलग राजवंश थे। तो इन्होंने भी अपने अपने जो जो बैठा है यहाँ पर, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपनी अलग अलग राजवंश, अपने अपने नाम से अपने राजवंश चलाने का यहाँ पर काम किया था। अब इल्तुतमिश कौन है, इल्तुतमिश क्या है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास है। क्या है, ये दास है, तो इसको दासों का दास भी माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। और इसको गुलाम वंश का वास्तविक मतलब शासक अगर कहें, सुल्तान, वास्तविक सुल्तान, गुलाम वंश का वास्तविक सुल्तान अगर बोलेंगे, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को ही बोला जाएगा। क्यों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था, ये अपने गोरी का ही क्या मानता था, अपने आप को गुलाम मानता था। इसने अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया था। ऐसी बलवन आएगा एक बहु मतलब काफी ज्यादा मास्टरमाइंड नाम का एक अलग से हम करैक्टर देखेंगे, बलवन। तो बलवन ने बलवनी राजवंश की क्या की थी, स्थापना की थी। बलवन काफी ज्यादा हमारे हरियाणा के लिए भी क्या माना जाएगा, मतलब इसने हमारी हिस्ट्री के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट डाला है। तो बलवन क्या देखेंगे, हम आगे देखेंगे। ऐसी अजीज अहमद कौन थे हमारे यहाँ के, जो इनके तुर्की आक्रमण, ये क्या है, इतिहासकार है। तो वही हमारे क्या है, ये अजीज अहमद क्या है, ये इतिहासकार है। और दिल्ली में क्या किए इन्होंने, आरंभिक तुर्की शासन की, इन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली के अंदर इन्होंने आरंभिक तुर्की शासकों की स्थापना कर दी है। ऐसी हबीबुल्ला है, इन्होंने मामलुक शब्द के बारे में बताया है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए जो भी दास होते हैं उनको ही मामलुक बोला जाता है। मतलब जिनको जो दास होते हैं उनको क्या बोला जाता है, मामलुक बोला जाता है। तो आज हमने क्या पढ़े हैं, अपने गोरी के बारे में पढ़ा है, और हमारे पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा है कि हमारे देश के अंदर कैसे कैसे क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने अपना राज्य
अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया, अपना साम्राज्य स्थापित करके हमारे यहाँ के राजाओं को कैसे इन्होंने क्या किया था, हराने का काम किया था। इससे आगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा क्या है कल वाली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे-कैसे क्या है। देखो, ये अभी तो मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की मोटी-मोटी बातें आपको बताई है, लेकिन और भी ज़्यादा क्या करेंगे, हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, कैसा व्यक्ति था। हमारे यहाँ पर इन्होंने क्या-क्या बनवाने का काम किया था, इसको क्या-क्या बोला जाता था, मृत्यु कैसे हुई थी इसकी, इसके बाद कौन बना था, ये बातें हम क्या करेंगे, ये बातें कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हमारी क्या थी, ये हमारी गौरी की थी और कुछ इसने गौरी का जो इफेक्ट था आज से मतलब आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम स्लेव डायनेस्टी जो ये छोड़ के गया है, उन बंदों का क्या पढ़ेंगे, कल से चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।